चलिए आज नई सीरीज स्टार्ट हुई है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको काम देगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर के जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा ज्योग्राफी का वो काम देगा। और ये नई सीरीज है, इसमें हम लोग इसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग 11th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 11th की ज्योग्राफी में तमिलनाडु बोर्ड प्लस एनसीईआरटी। ऐसा कार्ड है कि कुछ चीज़ें तमिलनाडु बोर्ड में अच्छी हैं और कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में अच्छी हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस लेक्चर में आपको मिलेगा। और दोनों की फिजिकल ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी की स्टार्ट हो रही है, जिसमें सबसे पहला लेक्चर फंडामेंटल ऑफ। और इस क्लास से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं आपको स्टडी ऑन ईडीयू पर इसके पीपीटी क्लासेस इन्फॉर्मेशन आगे कौन सा होंगे सब आपको इस पर मिलेगा। और फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी शुरू करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रहे कि जितनी भी पीपीटी बनेगी सब बनेगी इंग्लिश में, लेकिन पढ़ाएंगे हिंदी में। जैसे हम चल 7 क्लास की है और सब लेक्चर जो है ये कन्नड़ा के लिए है, तो बनेगी इंग्लिश में, पाएंगे हिंदी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज्योग्राफी हो या कोई और सब्जेक्ट, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश के वर्ड पढ़े ही ना। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ज्योग्राफी या फिर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसमें ज़्यादा हिंदी रूपांतरण करेंगे फिर अर्थ का अनर्थ दिखेगा। इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी और तमिलनाडु बोर्ड की फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सबसे पहला होगा, उसमें होगा फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, जिसकी लेक्चर आज है। दूसरा लेक्चर होगा द सोलर सिस्टम एंड अर्थ। तीसरा लेक्चर होगा लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में एंडोजेनिक प्रोसेस मतलब बहिर्जनित संचलन, और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होता है वो बहिर्जनित संचलन होता है, और एंडोजेनिक को अंतःजनित संचलन। अब इसके बारे में हम लोग जो तीसरा क्लास होगा उसके बारे में बात करेंगे, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। जो लेक्चर 4 होगा वो हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल या जलवायु विज्ञान पे होगा। इसके बाद लेक्चर 5 जो होगा एटमॉस्फेयर वायुमंडल या क्लाइमेटोलॉजी पर होगा। इसके बाद बात करेंगे लेक्चर 6 को बायोस्फीयर जैव विविधता पर होगा। जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर होगा नेचुरल डिजास्टर में पब्लिकनेस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेम यही पैटर्न तमिलनाडु में है और इससे मिलता जुलता सेम यही पैटर्न तमिलनाडु प्लस एनसीईआरटी में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सेम यही पैटर्न जो है दोनों में है। इसलिए यही सीरीज ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी कैसे बना, ज्योग्राफी पहले क्या था और आज क्या है। तो अगर फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन की बात करें तो ज्योग्राफी का जो अध्ययन है उसके बारे में प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति यूएसए के, कहते हैं ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी सिर्फ एक जगह को याद कर लेना या मैप देख लेना ये नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है और डाइवर्सिफाई है। इसके अलावा दुनिया में कल्चर बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा बात करेंगे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे एक संबंध किया जा सकता है कि ताकि लोग एक दूसरे के पास आए। तो बराक ओबामा का कहना ये है कि ज्योग्राफी सिर्फ जो है
मैप देखना, स्थान देखना, नदी पहाड़ देखना ये नहीं होता, बल्कि दुनिया की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना होता है, दुनिया की डाइवर्सिटी को समझना, डाइवर्सिटी में कल्चर को समझना होता है, और कल्चर वो भी हर देश का समझना, और ऐसे ब्रिज खोजना जो लोगों को एक दूसरे के पास लाए। ये है बराक ओबामा का कहना ज्योग्राफी के बारे में, और कहीं ना कहीं मैं इनसे एग्री रखता हूँ। दूसरी बात करें ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन में, तो ज्योग्राफी जो है उसे मदर ऑफ ऑल साइंस कहा जाता है, मतलब ने भी विज्ञान है उसकी जननी कहा जाता है, और लगभग जो स्ट्रीम है ये इसी की देन है, ज्योग्राफी की ही देन है, साइंस की। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने हम रोजमर्रा जीवन में जो है यूज करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, अब वो चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, पर्वत पठार मैदान कल्चर, ये सब ज्योग्राफी के ही पार्ट हैं। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो है लाइब्रेरी का महत्व होता है, और एक फाइनेंशियर को जो फाइनेंशियल होता है उसके लिए पैसों का महत्व होता है, और जैसे एक माता पिता के लिए ये समझना कि उनकी बच्चे की क्या इम्पोर्टेंस है, वैसे एक जोग्राफर जो होता है उसके लिए ये समझना इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे धरती की क्या इम्पोर्टेंस है, और धरती पर मौजूद जो रिसोर्स है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये है ज्योग्राफी का ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। अगर ज्योग्राफी को डिफाइन करने की बात करें तो ज्योग्राफी जो है ये ओल्डेस्ट अर्थ साइंस है, और इसके बारे में ग्रीक स्कॉलर जो है बहुत पुराने समय में कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो जो दो वर्डों से बनकर बना है, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफियन का मतलब डिस्क्राइब करना, पृथ्वी को डिस्क्राइब करना है, ज्योग्राफी का मतलब होता है। और ज्योग्राफी को कॉइन करने का श्रेय जो आता है एरिस्टोथेनिस का जाता है, या एरिस्टोथेनिस को जाता है। इसके अलावा बात करें तो ज्योग्राफी जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी जो पृथ्वी पर मौजूद है उसकी स्थिति जो है जानकारी देता है। जैसे हो गया एजेस हो गया, जैसे समय बीता है वैसे ज्योग्राफी का दायरा बढ़ता चला गया, और उसके फैक्टर बढ़ते चले, उसके ज्योग्राफी को जो है पढ़ने का तरीका बदलता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ज्योग्राफी में टेक्नोलॉजी आता गया। पहले क्या था, ज्योग्राफी मतलब होता था खोज, पर्वत पठार मैदान ये सब चीज़ें खोजना, या इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मैप पहले होता कि खोज की दुनिया, और जो रूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैप बन जाए, और मैप जो होता था वो ज्योग्राफी। लेकिन समय के साथ जो है उसमें इन्वायरमेंट जुड़ता गया, टेक्नोलॉजी जुड़ती गई, तो इस हिसाब से ज्योग्राफी का दायरा बढ़ता गया। तो इसमें कहा गया कि फिजिकल फैक्टर जो जुड़ता गया उसमें जो अर्थ है, पृथ्वी है, और मैन आदमी का रोल जैसे इम्पोर्टेंट होता गया, तो वो पृथ्वी या नेचर को मॉडिफाई करता गया, और एनवायरनमेंट को भी जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करता गया। और ज्योग्राफी जो है बात की हमने खोज के द्वारा, डिस्कवरी के द्वारा उसका रास्ता है वो आगे बढ़ा, और जो शुरुआती ज्योग्राफी का एम था वो डिस्कवर करना था नए लैंड का, नए सी रूट का, और मैप को प्रिपेयर करना, ये ज्योग्राफी का अर्लीस्ट जो था एम था। बाद में जो है ज्योग्राफी को जो है एम्फसाइज करके साइंस की तरफ जो है शिफ्ट किया गया, और मैप्स की दुनिया से बाहर निकलकर पृथ्वी पर लैंडफॉर्म कैसे हैं, ओशियन की संरचना कैसी है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, एज वेल एज इंटरेक्शन विथ ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब पहले मैप के दायरे से खोज की प्रवृत्ति से निकलते हुए लैंडफॉर्म की संरचना, ओशियन की संरचना, एटमॉस्फेयर कैसा है, और उसके साथ साथ उनका संबंध आदमी या मानव के साथ सा है, और उसके साथ ही इन्वायरमेंट के साथ मानव का क्या संबंध है, तो धीरे धीरे ज्योग्राफी में ये चीज़ें शामिल होती चली गई। अब ज्योग्राफी को एजों में डिवाइड करते हैं,
तो सबसे पहले ज्योग्राफी का जो स्टार्टिंग काल था उसको कहते हैं डिस्कवरी एज, जिसको 1400 से लेकर 1800 बीसी में डिवाइड करते हैं। जब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये महाशय हैं वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। अब बात करते हैं वास्को डी गामा, तो जो इनिशियल यात्रा था उसने जो है इंडिया की यात्रा की थी केप ऑफ गुड होप से होते हुए लगभग 1497 से 1499 के दौरान की थी। तो यह पहला समय था जब यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने का केप ऑफ गुड होप से होते हुए इसने रास्ता खोजा, जो अटलांटिक महासागर को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता था। और ये उस खोज का जो माइलस्टोन साबित हुआ दुनिया के इतिहास में। और उसके साथ ही सी बेस्ड चालू हुआ, मल्टीकल्चरलिज्म का आगे उसको बढ़ावा दिया गया। वास्को डी गामा जो था वो सी रूट और इंडियन वे है उसको जो है समय के साथ जो है उसने ग्लोब पर लेके आया। और उसने पुर्तगाल अपनी कॉलोनीज जो है लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनीज जो है अलॉन्ग विथ अफ्रीका एशिया में उसने भी। कहने का मतलब ये है कि 1800 से 1800 बीसी के दौरान वास्को डी गामा ने जब केप ऑफ गुड होप से होते हुए अटलांटिक महासागर को इंडियन ओशियन से जोड़ा तो नए सी रूट का विकसित हुआ। और उसके द्वारा जो पुर्तगीज थे उन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब अस्थायी समय के साथ अपना जो है निवास जो है एशिया और वेस्ट अफ्रीका के कोस्टल रीजन में बनाया। अब उसके बाद बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 25 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच 1451 के लगभग जो है उसका जन्म हुआ और 1506 में वो मर गया और इसका जन्म जो है इटली में हुआ था। अदर फैक्ट कि क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर यात्रा की बात करें तो उसने अमेरिका की यात्रा 4 बार की थी और यह स्पेन बेस्ड जो है यात्री था स्पेन का, जिसने अक्रॉस अटलांटिक जो है की यात्रा की थी। और इस यात्रा को स्पॉन्सर किया था कैथोलिक मोनार्क जो स्पेन में रहते थे। और इसने जो है यूरोप को जो है एक वाइट ब्रेड जो है एक्सप्लोर करके दिया। और जो एक्सप्लोर किया 4 बार वो हुआ वेस्ट इंडीज। सबसे पहले जो है 4 बार ये गया, 4 बार घूम के वेस्ट इंडीज आया, वेस्ट इंडीज में और कॉलोनाइज किया। फिर अमेरिका जो यूरोप में इसने जो है यूरोप में दिखाया इसने, वास्को डी गामा ने वेस्ट इंडीज या फिर अमेरिका का रास्ता दिखाया। तो कॉलोनाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुआ। और इसी के साथ जब एक्सप्लोर हुआ तो कैरिबियन सी का रूट पता चला और सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका का भी इनको रूट पता चला वास्को डी गामा कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस के खोज के द्वारा। तो ये योगदान था इनका। तो इन्होंने जो सबसे पहले खोज मतलब यात्रा चालू की थी वो 1492 से 1493 के बीच चालू की थी। तो ये आके यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज में गए। फिर दोबारा उन्होंने 1493 से 1496 की यात्रा चालू की। फिर ये घूम फिर कर वेस्ट इंडीज के आइलैंड के घूमते रहे। उसके बाद 1504 में यात्रा की। फिर ये कैरेबियन द्वीप से होते हुए सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से होते हुए वो वापस आ गए। जो सबसे लास्ट इस 1400 से 1520 थी। तो ये थी यात्रा का दौर। इसके बाद बात करेंगे 1800 से 1950 का दौर जो था वो वहाँ पर इंडिविजुअल जो है वह है बहुत सारे दार्शनिक हुए और उन्होंने ज्योग्राफी को जो है एक्सपेंड करने में अपनी भूमिका अदा की। अब इसके बाद बात करेंगे 1950 के बाद के ज्योग्राफी कंडीशन की। तो 1950 के बाद ज्योग्राफी उसमें नए नए डेवलपमेंट होते चले गए। कई सारे नियम और एक्सप्लेनेशन जो है आए, ज्योग्राफिकल फिनोमेना से रिलेटेड कई सारे नियम आए। उसके अलावा बात करें मैप की, तो ग्राफिक लैंग्वेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने के कारण वो कंटिन्यूस जो है ज्योग्राफिकल टूल की तरह उसको यूज होता गया। और आज की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप मेकिंग हैज़ अ डिजिटल एंड ईजियर स्पेशली ड्यू टू द एडवांस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो
1950 के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई तो जो वो खोज के दौरान वाला मैप था उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आता गया, और खोज के नए नए तरीके, डिजिटल मैप, जीपीएस, ये सब चीज़ें आती गई। तो ये एक नया तरीका, टेक्नोलॉजी का तरीका जो है ज्योग्राफी में शामिल हुआ। अब ये जो ज्योग्राफी है, आपने बताया मदर ऑफ ऑल साइंस, तो इन सब का संबंध जो है इन सब सब्जेक्ट से है। जैसे पीपल एंड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट का संबंध ज्योग्राफी का संबंध जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी से भी है, कार्टोग्राफी से है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से भी है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी से भी है, सोशल ज्योग्राफी से भी है, और इकोनॉमिक और बायो ज्योग्राफी से भी है। अब इन सब का संबंध हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें फंडामेंटल चीज़ देखेंगे। अगर आपको ऑप्शनल और या फिर कुछ ऐसा देखना है तो फिर उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें ये क्लास फंडामेंटल ज्योग्राफी है की है। तो हम लोग पहले ज्योग्राफी को समझना सीखेंगे कि इस ज्योग्राफी में पहले क्या था, बाद में कैसे कैसे ज्योग्राफी का विकास हुआ। तो ज्योग्राफी मैप से टेक्नोलॉजी तक कैसे विकास हुआ, तो ये इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो बात करेंगे ज्योग्राफी के ब्रांचेस की। तो ज्योग्राफी मेनली 3 ब्रांच आता है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, और ज्योग्राफी टेक्निक्स, इसमें वही सब आएगा। मैथमेटिकल ज्योग्राफी, स्टैटिक्स ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी आ जाएगा, जीआईएस आ जाएगा, जीएनएस आ जाएगा। तो इसमें टेक्नोलॉजी से, तो हम लोगों को जो मेन पढ़ना है वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे लेकिन वो लास्ट में करेंगे। अब फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनियोग्राफी, बायोज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। तो ये जो ज्योग्राफी की ब्रांच है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कल्चरल, सोशल, पॉपुलेशन और सेटलमेंट, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है वो उसमें जो है नेचर्स फीचर्स ऑफ अर्थ की फीचर्स कैसे हैं, उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे अर्थ पे जो है, पृथ्वी पर ज़मीन कैसी है, पानी कैसा, एयर कैसा है, और वहाँ पे जीव जंतु कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। और उसमें भी अलग अलग ब्रांचेज है, जीव जंतु को अध्ययन करने के अलग है, लैंड को अध्ययन के लिए अलग ब्रांच है, वाटर को करने का अलग ब्रांच है, हवा को अध्ययन करने के लिए अलग ब्रांच है। तो सबसे पहले देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड को अध्ययन करते हैं। ये जो है लैंडफॉर्म्स और उसके जो ओरिजिन होते कहाँ से निकलता है, और लैंडफॉर्म्स को जिसके द्वारा वो लैंडफॉर्म निकलता है, और समय के साथ वो कैसे बदलता है। जियोलॉजी जो है हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हम जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कैसे करें। इसके बाद बात सॉइल ज्योग्राफी के, तो सॉइल ज्योग्राफी जो है इसका संबंध जो है मिट्टी के फॉर्मेशन से है, और मिट्टी कैसी बनती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उसकी फर्टिलिटी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी मिट्टी कहाँ है, और मिट्टी का जो कटाव होता है, अपरदन होता है, वो कहाँ है, मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाता है, मिट्टी का माप और डेल्टा इत्यादि का भी अध्ययन सॉइल ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बात करें क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत सीजनल वाटर होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उसका एनालिसिस किया जाता है, और जो उसके स्टैटिक डाटा है उसका भी एनालिसिस क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मेट्रोलॉजी जो है हमको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है इन सब की। आगे बात करते हैं हाइड्रोलॉजी, जलवायु विज्ञान। इसमें जो है जो पानी होता है उसका जो है अध्ययन करते हैं। अब उस पानी में समुद्री पानी हो गया, सरफेस वाटर हो गया, नदी हो गई, और तालाब हो गए, और अंडरग्राउंड वाटर हो गया, उसको कैसे रिचार्ज करना है, ये सब अध्ययन हाइड्रोलॉजी में करते हैं, ये जलवायु विज्ञान में करते हैं। उसके बाद ओशनियोग्राफी में बात करेंगे। ओशनियोग्राफी में जो है हम का सागर, समुद्र का, उसकी साइज, शेप, उसकी गहराई,
उसकी ऊंचाई और उसके रियल फीचर कैसे हैं, ऊंचा अवज कैसे हैं, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है ओशियन के। इसके बाद ओशियन में या समुद्र में कौन सी जलधारा बहती है, और उसके द्वारा कौन से जो है लैंड फॉर्म जो है उत्पन्न होते हैं, इन सब का जो है अध्ययन ओशनियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद बात करेंगे बायोज्योग्राफी के। तो बायोज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो है ऐसे इकोसिस्टम की अध्ययन करते हैं, जो इकोसिस्टम बन रहा है उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे प्लांट ज्योग्राफी हो गया, जो ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब बायोज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। विविधता कैसी है। इसके अलावा बात करेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से एक चैप्टर है, जिसमें हम स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं। इसके बाद इशू क्या है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसका अध्ययन करते हैं। मिसयूज कैसे हो रहा है उसको अध्ययन करते हैं। और ओजोन लेयर से संबंधित इसका भी एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका अध्ययन करते हैं। और उसका क्षरण कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, और इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उन सब का अध्ययन जो है हम करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ लॉन्ग टर्म लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रखता है। और एनवायरनमेंट ऐसा सेक्शन है जो हमेशा हर सब्जेक्ट से जोड़कर आपको देखना है। और इसके साथ एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में हम इन सब का अध्ययन करने के बाद एक सुटेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। इसके बाद बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का संबंध इन सब चीज़ों से भी है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका संबंध अगर इंसान से, मानव से, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। तो ह्यूमन जो है समय के साथ कैसे बदला, और उसने नेचर को कैसे बदला, उसके फिजिकल फीचर्स को कैसे बदला, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, एथनिक एस्पेक्ट हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, और जो डिजास्टर हैं वो हो सकता है, मेजर कंसर्न जो है वो हो सकता है। तो हमने बात की कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पीछे पड़ा वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी का है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। ऐसे ही जो बेसिक ज्योग्राफी की क्लास चलेगी उसमें हम क्लास के लास्ट में कुछ नए आपको बताएंगे, जो शायद आपको पता हो या शायद आपको ना पता हो। डू यू नो करके वो लास्ट में रहेगा, जिसमें आपको जीपीएस और जीएनएस के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना ये तो नहीं पता। तो आप जीपीएस वर्सेस जीएनएस, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये यूएसए का है। पृथ्वी में ये सैटेलाइट है, और सैटेलाइट के इर्द गिर्द ये जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये जीपीएस है, ये बताता है कौन सी लोकेशन कहाँ। और जीएनएस क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन मतलब ये होता है कि इस दुनिया में या इस अंतरिक्ष में जीपीएस, बाइडू, गैलीलियो, ग्लोनास सब रूप जो है ग्लोबल जो प्रोवाइड करवाता है, उसका सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम कैसा है, उन सबको मिलाकर जो है हम जो है उसको जीएनएस कहते हैं। जीएनएस मतलब जीएनएस में 89 सैटेलाइट्स है, जो कंबाइंड होकर 4 सैटेलाइट सिस्टम का रूप धारण करती है। और जीपीएस वहीं सिंगल सैटेलाइट सिस्टम है, और जो लगभग 31 सैटेलाइट अपने पास रखती है। तो यही है, इट इज़ नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइडेड जियो स्पेशियल पोजिशनिंग, ग्लोबल और रीजनल कवरेज। दीज टर्म्स इंक्लूड्स जीपीएस। अब ये ध्यान रखना है आपको, पहले जीपीएस जीएनएस बता दिया, अब जीपीएस यूएसए का, ग्लोनास रसिया का, गैलीलियो जो है ये यूरोप का, बाइडू चाइना का है, एनएसएस इंडिया का। आईआरएनएस का फुल फॉर्म होगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट। और अदर सिस्टम जो हैं ये जो है जीएनएसएस में आते हैं। इसके बाद बात करें जीपीएस जो है वो फर्स्ट जीएनएसएस सिस्टम है जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया गया था। और जो पहले जीपीएस था वो यूज़ किया जाता था मिलिट्री के ऑपरेशन में, जो यूएसए यूज करता था। लेकिन समय के साथ जो जीपीएस होता गया वो मोबाइल व्हीकल में, एग्रीकल्चर में, अदर एरिया में जो है यूएसए ने अलाउ कर दिया। फील्ड मैपिंग में ये सब चीज़ें अलाउ कर दी।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं आपको लास्ट में, इससे आपका कुछ नया साइंस प्लस ज्योग्राफी ये कंबाइंड होता गया। जो लास्ट में हमने देखा कि ज्योग्राफी 1950 के बाद कैसा था, तो 1950 के बाद धीरे धीरे ज्योग्राफी इस तरफ जीपीएस और जीएनएस पर चला गया था। और इस क्लास अगले आने वाले क्लास की सारी अपडेट आपको जो है स्टडी ऑन ईडीयू पर मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो तो सोलर सिस्टम और अर्थ सिस्टम का है, जिसमें हम जिसमें हम जो है आंतरिक बल संरचना, बाह्य बल संरचना या उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और जो इसके पैरेलल एक और क्लास हमारी चल रही है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्लास भी जल्दी 1-2 दिन में अपडेट होने वाली है। और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 7 क्लास कर लिया है। और जो सबसे लास्ट क्लास है वो है यूएसए और कनाडा की, और उसका जो 8वां लेक्चर है वो है साउथ अमेरिका की। तो जल्दी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त करने वाले हैं। और इसके अलावा 2 क्लासेस और चल रही हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका संबंध जीएस के सेकंड पेपर से है। इसके अलावा जो है प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं फैक्चुअल, उन सब चीज़ों से हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।